हेलो बच्चों आज हमारा वन डायमेंशनल मोशन यानी एक विमीय गति यानी एक सरल रेखा के अनुदिश गति का चौथा वीडियो है। इस फोर्थ वीडियो के अंदर हम समान त्वरित गति के अधीन गतिशील किसी पिंड या कण के लिए विभिन्न न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो हमने गति की 4 समीकरणें हमने व्युत्पन्न की थी लास्ट वीडियो में। वो जो 4 समीकरणें हमने गति की व्युत्पन्न की थी वो नियत त्वरण के अधीन थी। तो उन्हीं की मदद से आज हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं आज आपको कराने वाला हूँ ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती हैं और ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप इन्हें कर लोगे तो आप मोस्टली क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इन्हें ध्यान से देखना और इनकी प्रैक्टिस करना अगेन एंड अगेन, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन बड़े इजीली आ जाएंगे। तो इसे समझने से पहले हम क्या करेंगे, कुछ अजम्पशंस देखेंगे यानी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें या तो कण प्रारंभ में साम्यावस्था में यानी विराम अवस्था में होता है या फिर गति करते करते विराम अवस्था में आ जाता है। ये 2 स्थितियां जो हैं यानी या तो प्रारंभिक वेग 0 हो या अंतिम वेग 0 हो, इस तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 6 सूत्र बताऊंगा। वो 6 सूत्र आपको याद करने अच्छी तरीके से। वो वही गति की समीकरणों से बने हैं लेकिन उन्हें आपको अच्छी तरह से क्रैम करना होगा। अगर वो 6 सूत्र आपको याद हो जाते हैं तो आप मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हो और फिर आप आगे नीट का एग्ज़ाम हो चाहे मेंस का हो, किसी भी तरीके का कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपने पास गति की जो 3 समीकरणें हैं जिसमें पहली समीकरण हमारे पास क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। चूँकि कण प्रारंभ में स्थिर अवस्था में है, वो स्थिर अवस्था से गति प्रारंभ करता है, तो v बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास, ए टी बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक ये समीकरण बन गई। यानी जब भी हमें वेग निकालना है, अब चाहे प्रारंभिक वेग 0 है चाहे अंतिम वेग 0 है, तो हम वेग निकालने के लिए हम ये वाला सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से एक सेकंड इक्वेशन में देखो आप, जो होती है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। चूँकि u 0 है यानी प्रारंभिक वेग 0 है, तो s बराबर क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ से हम s का मान यानी विस्थापन का मान यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। आपको फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये समीकरण जो मैं बना रहा हूँ, ये संबंध जो मैं बना रहा हूँ, चाहे प्रारंभिक वेग 0 हो चाहे अंतिम वेग 0 हो, दोनों केस में हम ये लगा सकते हैं। अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो u की जगह 0 ले लेंगे, अंतिम वेग 0 है तो v की जगह 0 ले लेंगे। और अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो इसका मतलब वो त्वरित गति जो कर रहा है वो धनात्मक त्वरण है, और अगर अंतिम वेग 0 है तो इसका मतलब वो प्रारंभ में उसका कुछ वेग है और धीरे धीरे चलते 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 उसका वेग घटता जा रहा है और लास्ट में 0 हो जाता है। तो उस टाइम हम त्वरण a को माइनस रख लेंगे, तो सेम यही रिजल्ट आएंगे जो मैंने अभी आपको यहाँ पर शो किया। तीसरी जो इक्वेशन होती है, तीसरी इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, u बराबर 0 यानी प्रारंभिक वेग 0, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो गया हमारे पास 2as, यानी v बराबर क्या हो गया रूट 2as। तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब ये तो 3 इक्वेशन बनी है, इनसे मैं इनको 6 इक्वेशन बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ वो आप देखिए। जो ये v बराबर जो 2as है, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, v स्क्वायर बराबर 2as यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। यहाँ से मैं s का मान निकालता हूँ, तो s बराबर क्या होगा v स्क्वायर बटे 2a। ये एक नई इक्वेशन बन गई मेरे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई। इसी तरह से ऊपर आपने देखा s बराबर क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर है, तो ये s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ से हम 2s बराबर ए टी स्क्वायर, और यहाँ से हम टी स्क्वायर बराबर क्या निकाल लेंगे 2s बटे a, 2s बटे a। देन t बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2s बटे a का रूट। ये भी हमारे पास एक
रिलेशन आ गया। तो अब देखो कितने रिलेशन हो गए हमारे पास में, एक तो v बराबर AT, एक s बराबर हाफ AT² यानी विस्थापन, और वेग v बराबर √2as, और विस्थापन s बराबर v²/2a, और t बराबर क्या हो गया √2s/a। अब एक समय को हम एक और तरीके से भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और वो है फर्स्ट जो इक्वेशन है वहाँ से, क्योंकि v बराबर क्या है, v बराबर इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, v बराबर AT है, देन t बराबर क्या हो जाएगा v/a। अब आपको लगेगा कि वही इक्वेशन है, उन्हीं को बार बार लिख रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, बहुत फ़ायदा होने वाला। अभी आप देखोगे, अब ये जो 6 इक्वेशन है, इन 6 की 6 इक्वेशन को मैं एक साथ लिख देता हूँ यहाँ लाइन लगा करके, और मैं आपको सबसे पहले वेग निकालने वाली इक्वेशन लिखता हूँ, जिसमें कण या तो प्रारंभ में उसका वेग 0 हो या अंत में 0 हो, और वो त्वरित गति कर रहा है नियत त्वरण की। तो उसके क्या समीकरण होंगी, v बराबर AT, और दूसरी समीकरण क्या थी, v बराबर √2as। ये आपके वेग की 2 समीकरणें बन गई वेग निकालने की। ये कब की हैं, जब कहीं पर u बराबर 0 है। अब ऐसे ही मैं समय की बना के दिखाता हूँ आपको, समय के लिए। तो समय के लिए कौन सी 2 इक्वेशन थी, एक तो t बराबर √2s/a, तो t बराबर √2s/a, एक तो ये हो गया समय का, और एक क्या था v/a। ये समय की 2 इक्वेशन बन गई, ठीक है। इनसे हम समय निकाल सकते हैं। इसमें भी क्या है, एक वेग 0 है, चाहे वो u0 हो चाहे v0 हो। अगर u0 है तो v का मान निकल जाएगा, v0 है तो u का मान निकल जाएगा। समीकरण में इस तरह से चेंज करना है अपने को, ठीक है। अब तीसरा जो है वो है विस्थापन से रिलेटेड। तो विस्थापन का एक रिजल्ट तो है हाफ AT², ठीक है, और दूसरा विस्थापन का है s बराबर v²/2a। तो ये 2 इक्वेशन ये भी हो गई। अब आप कहोगे कि ये इससे क्या निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी आप देखते जाओ। ये मैंने 6 इक्वेशन बना ली। पहली 2 इक्वेशन में मैंने वेग निकाला है, दूसरी 2 इक्वेशन में मैंने समय निकाला, और तीसरी 2 इक्वेशन में मैंने विस्थापन निकाला है। अब इन 6 इक्वेशन की मदद से देखना हम क्वेश्चन को कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको वो गति की 4 समीकरणों की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको कन्वर्ट कर लिया उन केसेस के लिए जब या तो कण प्रारंभ में 0 वेग से गति प्रारंभ करता है, या किसी समय पश्चात नियत त्वरण से चलता हुआ कण 0 पर आ जाता है। जैसे हम किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंकें, तो नीचे से हम उसे कुछ वेग दे के ऊपर फेंकेंगे, वो ऊर्ध्वाधर ऊपर जाकर एक बिंदु पर रुक जाएगा, तो वहाँ उसका अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया। उस केस में भी ये 6 समीकरणें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 6 समीकरणें अभी हमें याद रखनी है, ठीक है। तो अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि विराम अवस्था से, यानी विराम अवस्था आ गई, यानी प्रारंभिक वेग 0 होगा, किसी पिंड को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण दे करके और सरल रेखा के अनुदिश गतिशील गया था, यानी नियत त्वरण की गति है, विराम अवस्था है। तो 5 सेकंड बाद पिंड का वेग तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब देखो 5 सेकंड बाद आपको पिंड का वेग और विस्थापन ज्ञात करना है। तो हम थोड़ा सा इसको डायग्राम से बना लेते हैं। जैसे u बराबर हमारे पास 0 है और कण इस दिशा में गतिशील है, तो हमारी ये अवस्था A है, ये कहीं अवस्था B है। यहाँ पर अपने को उसने पिंड का वेग पूछा है, कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। 5 सेकंड बाद पिंड का वेग पूछा है, और यहाँ पर आपको त्वरण कितना दे रखा है, त्वरण जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अब चाहे तो आप गति की 3 समीकरणें इस्तेमाल करके इसे सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो आप क्या करो, जो मैंने आपको 6 सूत्र बताए हैं उन सूत्र की मदद से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या निकालना है, अंतिम वेग निकालना है। तो हम क्या करते हैं, u बराबर 0 है, तो यहाँ v का मान क्या हो जाएगा। अब आपको देखो v का कौन सा सूत्र यूज़ करना है। आपको दिया क्या क्या हुआ है, आपको समय दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है। तो आप v बराबर AT वाला सूत्र यूज़ कर सकते हो, यानी समीकरण 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। जैसे हमने इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। इनको समीकरणों को नाम दे देते हैं हम। 1 सेकंड, इसको हम 1 नंबर लिख देते हैं, इसको हम 2 नंबर लिख देते हैं, इसको 3 नंबर, इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6 नंबर। यहाँ हमने
समीकरण 1 का इस्तेमाल किया। तो समीकरण 1 यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। अब जब चाहेंगे हम इसे कहीं पर भी कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर v बराबर 80 आ गया। तो यहाँ से v बराबर 80 आ गया, तो a कितना है आपको 10 दे रखा है, इंटू t कितना दे रखा है आपको 5, तो ये हो गया 50। तो 50 मीटर पर सेकंड, यानी 5 सेकंड बाद उसका जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद और क्या निकालना है, आपका विस्थापन ज्ञात करना है, यानी a से b तक पिंड का विस्थापन। तो पिंड का a से b तक t बराबर 5 सेकंड का विस्थापन। अब देखिए यहाँ पर विस्थापन निकालना है s, तो हमारे पास में यहाँ पर कितनी समीकरणें हैं, मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ पीछे से। ये देखिए आप यहाँ पर हमारे पास में s बराबर क्या है, 2 समीकरणें हैं। तो s बराबर हाफ AT² और s बराबर v² बटे 2s। अब हम क्या करते हैं, ये वाली समीकरण 5 इस्तेमाल करते हैं, s बराबर हाफ AT²। तो यहाँ पर s बराबर क्या ले लेते हैं हम, हाफ AT²। तो s बराबर हाफ AT² लिया हमने, यहाँ पर u क्या है 0 है, देन s बराबर कितना आ गया हाफ लिख दिया हमने, ये हाफ ले लिया। a का मान कितना है 10 और t का मान कितना है 5 का स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 25 यानी 125। तो विस्थापन कितना आ गया 125 मीटर। तय की गई दूरी नहीं है, ये विस्थापन है। यहाँ पर गति की समीकरणों में ये सारे के सारे जो राशियाँ हम लिखते हैं u v a, ये सब की सब क्या होती है, सदिश राशियाँ होती हैं। तो ये विस्थापन निकाला है, तो 125 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक कार 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सरल रेखा के अनुदिश गतिशील है। तो हमने क्या लिया, ये बिंदु A ले लिया और ये एक सरल रेखा ले ली x अक्ष के अनुदिश। तो वो 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से सरल रेखा के अनुदिश, u बराबर हमें दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड। और फिर वो क्या करता है, इस कार पर ब्रेक अप्लाई करता है। ब्रेक लगाने से उसमें रिटार्डेशन यानी उसमें मंदन आएगा, और वो मंदन जो है वो a बराबर क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वैसे अगर हम गति की समीकरणों में मंदन लिखते हैं तो माइनस में लिखेंगे, a बराबर -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपको a का मान सीधा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, और फिर उसके बाद में मंदन उत्पन्न किया जाता है। तो विराम अवस्था तक आने में, यानी आपका ये जो कार है विराम अवस्था में आ जाती है, यानी बिंदु B पर जाकर इसका वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अंतिम वेग इसका 0 हो गया। ठीक है, तो इसमें इसको कितना समय लगा, यानी इसको समय कितना लगा और विस्थापन कितना हुआ। यानी कार जो कि 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही थी, अचानक हमने उसमें ब्रेक लगाई और ब्रेक लगाने से उसकी स्पीड धीरे धीरे, उसकी चाल या उसका वेग धीरे धीरे कम होने लगा और एक जगह वो जाके रुक गई। तो ब्रेक लगाने के बाद कितने समय बाद वो रुकी और कितना विस्थापन उसने लिया, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें एक तो ज्ञात करना है टाइम, और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है, विस्थापन। ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइम और विस्थापन, यानी यहाँ पर देखो अब वापस वही कि आपके नियत त्वरण की गति में आइदर इनिशियल वेग और फाइनल वेग, यानी प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग, कोई भी एक 0 हो तो वो 6 समीकरण हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बिल्कुल वेल अप्रूव्ड है, उसको आप यूज़ कर सकते हो, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, आपको समय निकालना है। तो समय t बराबर क्या होगा यहाँ पर, तो समय t बराबर क्या होगा v बटे a। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर प्रारंभिक वेग 0 है तो v बटे a ले लो, और अगर अंतिम वेग 0 है, v 0 है, तो u बटे a लिख दो। तो आप इसको v बटे a की जगह क्या लिख सकते हो, u बटे a भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो ट्रिक है। तो u बटे a ले लिया आपने, u बटे a कितना बना, u कितना है 50 और त्वरण कितना है 10, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो 5 सेकंड आ गया। अब इसमें कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि आपने t बराबर v बटे a, ये तो आपका सूत्र है। तो यहाँ पर आपको पता है कि अंतिम वेग 0 है, तो इसका मतलब v की जगह हम u लिख देंगे, प्रारंभिक वेग आ जाएगा तो u बटे। अगर हम चाहें तो ये समीकरण, अगर हम गति की समीकरणों से हल करेंगे तो भी यही आएगा, u बटे a ही आएगा। ठीक है, तो 5 सेकंड आ गया, यानी 5 सेकंड बाद ब्रेक लगाने पर वो कार रुक जाएगी। लेकिन वो अपनी ब्रेक लगाने से और रुकने तक वो कितना विस्थापित होती है,
तो वो चीज़ और हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो ब्रेक लगाने के बाद कार का विस्थापन, तो ब्रेक लगाने के बाद कार का विस्थापन, तो अब इसमें हम कौन सी समीकरण यूज़ करेंगे? हमारे पास गति की समीकरण है, तो हम s बराबर इसमें यूज़ करेंगे v²/2a, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, v की जगह हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर v की जगह हम u ले लेंगे, तो u²/2a। तो अब देखो प्रारंभिक वेग u कितना है, वो हमारे को कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, तो √50/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 10, तो ये कितना हो जाएगा 50 × 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, ये कट गया, तो 25 × 5 = 125, 125 आ गया। तो इसका मतलब 125 मीटर, यानी रुकने से पहले वो कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, 125 मीटर डिस्प्लेस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी तल से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यानी पिंड को हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। प्रारंभिक वेग उसका जो है 20 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि हमने इस वेग ये वेग देकर उसे ऊपर फेंका है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे g का मान जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की बजाय उसने दे रखा है कि आप सुविधा के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। ज्ञात क्या करना है, पिंड का ऊर्ध्वाधर विस्थापन, यानी पिंड अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाता है वो चीज़ निकालना है। दूसरा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, तो वो अधिक से अधिक ऊंचाई तक जितने तक जाता है जहाँ जाके वो रुकेगा, क्योंकि जब हम उसे फेंकते हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींचता है और उसका वेग लगातार घटता जाता है, घटते 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 लास्ट में अधिकतम ऊंचाई पर जाकर वो शून्य हो जाता है और फिर वापस पिंड वहाँ से नीचे धरातल पर आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जितना समय उसे अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगता है उतना ही समय उसे वापस आने में लगता है, क्योंकि नियत त्वरण की गति में हमेशा याद रखें कि अगर विस्थापन इक्वल है, विस्थापन अगर सेम है तो समय भी क्या लगेगा, इक्वल ही लगेगा, समय एक जैसा ही लगेगा। तो आपने क्या करा, एक त्वरण एक जैसा है और साम्यावस्था से शुरू करता है और कुछ प्रारंभिक वेग दे करके उसको शुरू किया, अंतिम वेग जीरो वेग से वापस वो उसी जगह आएगा, तो उसका वही वेग होगा जिस वेग से हमने उसे फेंका था। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो तीसरा, इसमें हमने एक चीज़ और देखी, फेंकने से गिरने तक लगा समय। तो अगर हम इसे अधिकतम ऊंचाई तक जाने तक समय निकाल लें तो वापस आने में भी उतना ही समय लगेगा। तो जाने का समय को अगर हम डबल कर देंगे तो आने जाने का समय ज्ञात हो जाएगा। इसे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। चलो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये हमारा धरातल है, यहाँ से हमने पिंड को ऊपर फेंका, अधिकतम ऊंचाई पर जाकर वो वापस धरातल पर आ गया। तो प्रारंभिक वेग u अपने को यहाँ पर कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। और यहाँ पर अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वैसे तो हमें ऊपर की तरफ जा रहा है तो त्वरण क्या लेना चाहिए उसका, माइनस, यहाँ पर -10 लेना चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमने पहले से ही सॉल्व किया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो, तो वो ये ए स्थिति है, ये बी है। तो ये बी जो है अधिकतम ऊंचाई है, यहाँ जाकर उसका वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो देखो, अब प्रारंभिक या अंतिम में से कोई एक वेग अगर शून्य है तो हम ये 6 समीकरणें जो हमने यहाँ लिखी हैं, ये 6 समीकरणें हम वहाँ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन। आपको सबसे पहले क्या निकालना, पिंड का ऊर्ध्वाधर विस्थापन यानी अधिकतम ऊंचाई तक जाने में विस्थापन, तो उसका कितना विस्थापन है, तो आपको विस्थापन निकालना है। तो आप देखो यहाँ पर विस्थापन की कौन सी समीकरण इस्तेमाल कर सकते हो जिसमें आपको दी गई राशियाँ मिल जाए। तो आपके पास विस्थापन की 2 समीकरण हैं, यहाँ ध्यान से देखो, एक s ये और एक ये। तो ये तो है हाफ at² और ये है v²/2a। तो आप देखिए, आपको प्रारंभिक वेग दे रखा है और त्वरण दे रखा है, तो आप ये समीकरण इस्तेमाल करोगे, ये नहीं कर सकते क्योंकि समय नहीं है आपके पास में, आपको समय नहीं दे रखा, अधिक से अधिक ऊंचाई तक जाने में समय कितना लगा, तो आप 6th समीकरण यूज़ करोगे। तो 6th समीकरण क्या है, v²/2 है। तो यहाँ पर v को हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट करके u लिख देंगे, तो हम लिखेंगे u²/2a, ये मान हमारे पास आ गया। तो u कितना है हमारे पास में, u हमारे पास 20 है,
तो 20 का स्क्वायर हो गया अपॉन 2 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना आ गया 20 ही आ गया। तो हमारा विस्थापन कितना हो गया 20 मीटर हो गया। इसका मतलब फेंकने से अधिकतम 20 मीटर ऊंचाई पर जाकर हमारा पिंड जो है वो रुक जाएगा, तो उसका अधिकतम विस्थापन कितना हो गया 20 हो गया। उसके बाद में अधिकतम 20 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर, दूसरा हमने उसने हमसे क्या पूछा है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अब वो हमसे समय पूछ रहा है, तो हमारे पास समय की दो इक्वेशन है, एक तो √2s/a, यानी अगर हमें विस्थापन पता है अधिकतम दूरी तक का, अधिकतम ऊंचाई यानी साम्यावस्था विरामावस्था तक आने का, तो हम ये लगा लेंगे। नहीं तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है t = v/a। तो चूंकि हमें प्रारंभ में वेग दे रखा है तो हम ये समीकरण लगाएंगे t = v/a। तो बिल्कुल सिंपल है, तो हम लगाएंगे अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय t = v/a, ये लगा लेंगे। अब ये तो सूत्र है हमारा, इसे हम v की जगह u ले लेंगे u/a, क्योंकि नियत त्वरण की गति में या तो प्रारंभिक या अंतिम वेग शून्य हो तो हम ये समीकरण यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ अंतिम वेग शून्य है तो u/a, तो u कितना था हमारे पास में, u कितना था 20 और a कितना है 10, तो ये कितना आ गया 2, तो t समय है नहीं ये, तो 2 सेकंड आ गया। इसका मतलब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में उसे 2 सेकंड लगते हैं। तीसरा नंबर जो है वो ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी फेंकने से गिरने तक पिंड को लगा कुल समय। तो फेंकने से गिरने तक पिंड को लगा कुल समय, तो फेंकने से गिरने तक पिंड को कितना समय लगा, अगर चाहो तो आप इसे गति की समीकरण से भी निकाल सकते हो। गति की तीसरी समीकरण से बता देता हूँ आपको, गति की दूसरी समीकरण से हम इसे निकाल सकते हैं। वैसे तो सीधा तो ये हो जाएगा t = फेंकने से गिरने तक लगा समय, t + t हो जाएगा यानी 2t। तो 2t कितना निकाला हमने 2 सेकेंड, तो 4 सेकेंड हो गया। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, गति की समीकरण से अगर आप इसे करना चाहो तो आप गति की दूसरी समीकरण से कर सकते हो। उसे क्या होती है, s = ut + ½ at²। अगर आप गति की समीकरण इस्तेमाल करना चाहो तो अब देखो, आप जहाँ से आपने फेंका, धरातल से फेंका ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ और वापस गिरने पर धरातल पर ही आए, तो बताओ ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन कितना हुआ, 0। तय की गई दूरी नहीं, विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना हुआ 0, तो विस्थापन 0 हो गया। प्रारंभिक वेग कितना दिया था आपने, इसको 20 दिया था, और आपको क्या निकालना है, टोटल समय निकालना है। तो 20t + ½ अब ऊपर की तरफ फेंका था आपने, और ऊपर की तरफ त्वरण क्या होता है -10। अब इसमें हमें माइनस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस समीकरण को सीधा इस्तेमाल किया है, हमने इसको चेंज करके नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लेंगे। वहाँ तो हमने चेंज कर लिया था 6 समीकरणों में, इसलिए वहाँ माइनस नहीं लिया हमने, वहाँ सिंपल हम परिमाण लेते हैं। तो -a का मान हम यहाँ क्या लेंगे यहाँ कर -10 और t को t² लिखेंगे। तो हमारे पास क्या बन गया ये, तो ये इससे कट हो गया, तो ये कितना आ गया 5। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 20t - 5t² = 0। तो t कॉमन ले लें, तो 20 - 5t = 0। अब देखो t ≠ 0, या तो t = 0 होगा, तो t तो 0 नहीं है भाई, तो फिर क्या होगा 20 - 5t = 0 होगा, तो 5t = क्या होगा 20, तो t = क्या होगा 4 सेकेंड। ये लीजिए आपका मान आ गया, वही सेम मान आया। अब देख लीजिए आप कितना आसान तरीके से, ये वाला कितना आसान है। इसमें थोड़ा सा, अब वो सारे क्वेश्चन जो हमने पीछे किए थे वो गति की समीकरणों से आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करने पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। और हमारे जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें हमारे पास टाइम लिमिट होती है। तो हम ये 6 इक्वेशंस अगर आप रट लो तो आप अच्छी तरह से आप याद रखोगे कि हमने कभी ये सीखी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन जो है वो भी सेम ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में क्या है, 100 मीटर ऊंची मीनार की छत से किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यानी प्रारंभ में उसे 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया जाता है। लेकिन हम अब धरातल पर नहीं है,
हम किसी बिल्डिंग की छत के ऊपर है और छत से हम ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर उसको पिंड को फेंक रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो हमें ज्ञात करना है पिंड कितना समय बाद पृथ्वी तल पर पहुंचेगा। यानी पहले तो पिंड ऊपर जाएगा अधिकतम ऊंचाई पर, जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसका वेग घटता जाएगा और अधिकतम ऊंचाई वो का मतलब है जहां जाके वो रुक जाए, वहां वो रुक जाएगा, उसका वेग शून्य हो जाएगा। फिर वहां पर वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पृथ्वी के सतह की ओर खींचेगा और नीचे की तरफ आएगा। अब वो छत पर नहीं गिरेगा बल्कि वो धरातल पर आकर गिरेगा। तो वो जो मीनार या बिल्डिंग की छत से हमने फेंका था, पहले वो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा और फिर वहाँ से नीचे आके धरातल पर गिरेगा। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम यहाँ पर अगर इसको विजुअली दिखाना चाहें तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये बिल्डिंग हो गई और यहाँ बिल्डिंग से हमने इसे u वेग से ऊपर की तरफ फेंका और हमने u वेग इसको हमको कितना दे रखा है इसने 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है इसने। ठीक है, वो यहाँ से अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, यानी इसको हमने a ले लिया, इसको b ले लिया। यहाँ जाकर उसका वेग शून्य हो जाता है और फिर वो यहाँ से रिपीट होता है और अपने पाथ को रिट्रेस करता है और नीचे की तरफ आता है और यहाँ धरातल पर आ जाता है। ये है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले उसने आप क्वेश्चन को हम यहाँ पर दो टुकड़ों में बांट लेते हैं। पहले हम यहाँ छत से और उसे अधिकतम ऊंचाई तक जाने देंगे, ठीक है, और एक गति का अध्ययन यहाँ तक करेंगे और फिर अधिकतम ऊंचाई से उसे धरातल तक आने की गति का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमने दो हिस्सों में बांट लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो पिंड को कितने समय बाद पृथ्वी तल पर पहुंचेगा, तो कितने समय बाद पहुंचेगा, तो वो छत से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय अगर उसको t1 है तो हम क्या करते हैं कि पिंड को मीनार की छत से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय t1 ज्ञात करेंगे। अब देखो, जब हमने उसे फेंका तो उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है और उसका वेग घटते 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 और एक निश्चित ऊंचाई b पर जाकर शून्य होगा। तो ये शून्य एक आइदर इनिशियल और फाइनल वेग में से एक शून्य होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी वो 6 समीकरणों में से समीकरण लगा सकते हैं। तो वहाँ से हम t1 ज्ञात कर लेंगे। तो t1 बराबर, तो t बराबर हम कौन सी समीकरण यूज़ करें, हमें वेग दे रखा है, त्वरण दे रखा है, तो t बराबर v/a वाली समीकरण, यानी कौन सी है ये समीकरण, समय निकालने वाली चौथी समीकरण है, वो हमने यूज़ कर। पर हमारा वेग v तो शून्य है तो कोई बात नहीं, हम v को u लिख लेंगे। तो हम इसे कैसे लिख देंगे, u/a। अब निकाल लो आप, u/a का मान कितना है, u कितना है आपको दे रखा है 20, a कितना था यहाँ पर, यहाँ 10 दे रखा है आपको, तो ये क्या आ गया 2 सेकंड। इसका मतलब छत से ऊपर की तरफ 2 सेकंड बाद वो उसका वेग शून्य हो जाएगा, यानी वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास t1 का मान आ गया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, अधिकतम ऊंचाई से, अधिकतम ऊंचाई कहाँ है, अधिकतम ऊंचाई b से धरातल c तक आने में पिंड द्वारा लिया गया समय, कितना समय लिया उसने। तो अब वो अधिकतम ऊंचाई पर कहाँ है, यहाँ पर है पिंड B पर, यहाँ से वो यहाँ तक चला गया, फिर उसके बाद में वो वापस धरातल पर आया। तो जब वापस वो नीचे आया तो उसको यहाँ पर मान लिया t2 समय लगा। तो ये समय t2 जो है ये हम अब ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास अब क्या, अब हमारे पास क्या क्या चीज़ है। तो देखो, हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग शून्य है, प्रारंभिक वेग शून्य है और नीचे की तरफ त्वरण हमें दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें समय निकालना है। तो समय के लिए हमारे पास 2 समीकरण हैं, या तो एक तो ये समीकरण है 3 नंबर, एक 4 नंबर। अब 4 नंबर समीकरण हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास में वेग नहीं है। अगर हमें धरातल पर गिरते समय का वेग पता होता तो हम ये समीकरण लगा लेते हैं। तो अब हम ये समीकरण लगाएंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण के अंदर अब ध्यान से देखिए, t बराबर क्या है 2s/a है। तो यहाँ 2s/a है। तो अब यहाँ पर देखो 2s/a है, तो s यहाँ पर क्या है, विस्थापन, यानी अधिकतम ऊंचाई से
अधिकतम ऊंचाई से और धरातल तक ये जो दूरी है, ये दूरी हमें चाहिए। तो ये दूरी हमारे पास में पहले से होनी चाहिए। तो क्या ये दूरी हमें यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है। कहाँ दे रखी है? 100 मीटर ऊंची, यानी हमें ये ऊंचाई दे रखी है। तो ये ऊंचाई जो है ये 100 मीटर है, ठीक है। और ये जो ए से बी तक गया है, ये दूरी जो है ए से बी तक जो ऊंचाई है, ये भी हम निकाल लेंगे। ये मान लिया h1 है, तो पहले हम यही निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ये फाइंड करते हैं। तो हम निकाल लेते हैं ए से बी तक विस्थापन, ये हमें निकालना ज़रूरी है ताकि हमें टोटल ऊंचाई पता चले। तो ए से बी तक विस्थापन में हमें क्या चाहिए? s बराबर, तो कौन सी समीकरण यूज़ करें? अब समीकरण हमारे पास में दो हैं, एक ये वाली है, एक ये वाली है। तो ये समीकरण इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास प्रारंभिक वेग है। तो s बराबर 1 सेकंड लगेगा v²/2a, तो हम इसको चेंज कर लेंगे, u²/2a लिख देंगे। तो u कितना था? 20, तो 20 × 20/2 × 10, तो ये कितना होगा? ये 20 आ गया। तो 20 कितना आ गया? 20 मीटर आ गया। इसका मतलब छत से 20 मीटर हाइट होगी, ठीक है। तो टोटल हाइट कितनी होगी? तो पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई, पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? h1 + h, यानी मीनार की ऊंचाई प्लस पिंड जितना ऊपर गया वो ऊंचाई। तो पिंड कितना हो गया ऊपर? 20, और मीनार की ऊंचाई कितनी है? 100, तो टोटल कितनी होगी? 120 मीटर हो गई, ठीक है। तो अब हम ये समय निकालते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई यानी वो 120 मीटर चला, यानी अगर पिंड यहाँ से और धरातल तक आता है तो टोटल कितनी दूरी है उसकी? 100 मीटर तो ये दे रखी है हमें, और 20 मीटर ये हो गई। टोटल कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? 120 मीटर हो गई। तो अब हम कौन सी समीकरण यूज़ करें समय निकालने के लिए अधिकतम ऊंचाई से? तो हम कौन सी यूज़ करेंगे? तीसरी समीकरण। ये तीसरी समीकरण t बराबर √2s/a, तो हम ले लेते हैं t2 बराबर √2s/a। तो ये समीकरण हम यूज़ कर लेंगे। तो हम कैसे करेंगे? 2s कितना दे रखा है? 120/a। a का मान कितना दे रखा है हमें? a का मान कितना दे रखा है यहाँ पर? 10। तो ये आ गया हमारे पास 24, √24 आ गया। अब √24 को हम कितना लिख सकते हैं? √24 को आप देखो 4 × 6 लिख सकते हो। अब 4 को बाहर ले आएंगे तो √4 का रूट कितना होता है? 2 होता है, तो 2√6 आ गया। तो ये इतना सेकंड आ गया, ठीक है। तो ये समय आ गया आपके पास में। तो कुल समय कितना लगा? कुल समय जब हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में t1 समय लगा, अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक आने में t2 समय लगा। तो अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगा था उसे? यहाँ पर t1, ये देखो 2 सेकंड, और फिर वहाँ से धरातल तक आने में 2√6, तो टोटल कितना होगा ये? तो हो गया 2 + 2√6, ये इतना सेकंड आ गया, ठीक है। बस इतना छोड़ दो चाहे, और आगे चाहे तो अब इसे और आगे सॉल्व कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट जो है इसका वो क्या है? सेकंड पार्ट जो है इसका कि धरातल पर टकराने पर पिंड का वेग क्या होगा। तो धरातल पर जब पिंड टकराता है तो उसका वेग क्या होगा? तो देखिए अब पिंड यहाँ से शून्य वेग से शुरू करता है और नीचे की तरफ आता है। तो जब धरातल पे जस्ट टकराने वाला होता है तो उसका वेग शून्य नहीं होता। वो धरातल पर जब टकराता है तो उसका वेग शून्य नहीं होता। मान लो अगर आपको लगता है कि यहाँ शून्य वेग है उसका, तो आप मान लो कि ये धरातल, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक कुआं खोद देते हैं यहाँ पर, यानी कुछ 10 मीटर या 20 मीटर गहराई तक। तो आपके हिसाब से अगर उसका धरातल पर वेग शून्य होता तो उस कुएं में नहीं गिरना चाहिए वो नीचे। लेकिन क्या आप ऐसा सोचते हो कि अगर मैं यहाँ पर एक खड्डा खोद दूँ तो पिंड यहाँ ऊपर हवा में ही रुक जाएगा? नहीं, पिंड और नीचे जाएगा। तो पिंड यहाँ रुका क्यों? क्योंकि पृथ्वी ने उसको, तो हम किस मेथड से उसे फाइंड करें वो चीज़ हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या निकालना है? अंतिम वेग निकालना है। तो वेग वाला क्या है हमारे पास? 2 इक्वेशन है। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन। तो हम ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी है और हमारे पास विस्थापन दोनों हैं। तो जो ईजी है वो यूज़ कर लेंगे। तो ये वाली इक्वेशन यूज़ करें या ये वाली? चलो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो v बराबर √2as। तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर?
पिंड को अधिकतम ऊंचाई से धरातल पर गिरने से ठीक पूर्व इसका वेग, तो जब धरातल पर वो टकराएगा तो उसका वेग v बराबर कितना होगा, तो √2as ये ले लेते हैं। तो 2 त्वरण कितना है 10 और विस्थापन कितना लिया उसने ऊपर से नीचे तक 120 हमने निकाल रखा है ये, तो ये कितना आ गया ये आ गया 2400। 100 का तो कितना हो गया रूट 100 कितना होता है 10, और 24 को वापस हम क्या लिख सकते हैं 2√6, तो ये कितना हो जाएगा 20√6, तो ये कितना आ गया 20√6 मीटर पर सेकंड। यानी जब पिंड उस ऊंचाई 120 मीटर ऊंचाई से नीचे की तरफ आएगा तो धरातल पर जब टकराएगा तो उसका जो वेग होगा वो होगा 20√6 मीटर पर सेकंड। अब हम 5th क्वेश्चन यानी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 125 मीटर ऊंची मीनार की छत से किसी पिंड को विराम अवस्था में छोड़ा जाता है। यानी 125 मीटर ऊंची मीनार पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी पिंड को नीचे की तरफ छोड़ता है। साम्य अवस्था, इसको विराम अवस्था का मतलब है उसका प्रारंभिक वेग 0 है जब नीचे की तरफ छोड़ता है। इस समय एक व्यक्ति पृथ्वी तल पर क्षैतिज दिशा में 60 मीटर दूरी से किस वेग से गति करे कि पिंड को मीनार के तले पर लपक कर पकड़ ले। तो मान लीजिए हमारी ये मीनार हो गई, ये धरातल हो गया, और इसकी ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 125 मीटर। यहाँ से पिंड को हम नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो ये ए स्थिति होगी, और बी स्थिति यहाँ है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है बी पर, और ये जो दूरी हमें दी है ये दे रखी है हमें 60 मीटर। अब जैसे जैसे ये नीचे आता है वैसे वैसे ये व्यक्ति आगे की तरफ भागता है। तो ये जब बॉल नीचे गिरेगी यहाँ धरातल पर, तो बॉल जब धरातल पर गिरेगी तो इधर से ये व्यक्ति इसको कैच कर ले, तो उसके लिए हमें इसे किस वेग से चलाना होगा या ये किस वेग से गति करे। तो अब देखिए जब बॉल यहाँ से छूटेगी और धरातल को टच करने वाली होगी उतने ही समय में इसे यहाँ पहुँचना है 60 मीटर दूरी तय करके। तो इसका मतलब इसके लिए और इसके लिए ये 60 मीटर दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो वही है जितना इसको धरातल तक आने में समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं फिर, तो हमें ये वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन में अपने को समय निकालना है कि पिंड को विराम अवस्था से छोड़ने पर धरातल तक आने में लगा समय, वो समय हम निकाल लेते हैं t। तो अब हमारे पास समय निकालना है। तो अब देखो हमारे जब हमने पिंड को छोड़ा तो उसका वेग 0 है, तो एक तरफ का वेग 0 है, त्वरण उसका नियत है, और त्वरण कितना दे रखा है, त्वरण हम अपनी सुविधा के लिए g को यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। वैसे नहीं दिया होता तो हमें 9.8 लेना होता है, लेकिन हमने यहाँ पर 10 ले लिया एक बार। तो फिर अब हमें समय निकालना है। तो हमारी कौन सी इक्वेशन लगाएं, हमारे पास 2 इक्वेशन है ये और ये। तो हमें क्या दे रखा है, विस्थापन दे रखा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 125 मीटर दे रखा है। तो हम ये समीकरण लगाएंगे समय निकालने के लिए। तो हम लिख लेते हैं 2s/a। तो इसे चेंज करके मैं लिख देता हूँ 2, विस्थापन कितना है 125/a, ये हो गया 10 हमारा। तो 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, √25 कितना हो गया 5। तो 5 सेकंड लगे, इसका मतलब उसे नीचे आने में 5 सेकंड लगते हैं। अब ये देखो 5 सेकंड में व्यक्ति बी 60 मीटर दूरी तय करेगा ताकि बॉल
को या पिंड को, जो भी है, पिंड को लपक कर पकड़ सके। ठीक है, अतः व्यक्ति का वेग, तो नियत वेग से आएगा। तो ये तो सिंपल सूत्र लेगा। तो वेग निकालना है तो विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन कितना है 60 और समय कितना है 5, तो ये क्या आ गया 12 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से वो व्यक्ति क्या करेगा 12 मीटर पर सेकंड के वेग से भागकर उस बॉल को लपक लेगा। बस इतना सा है ये। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 6 क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि लकड़ी के किसी बोर्ड से, ये लकड़ी का बोर्ड है और इससे इस पर किसी हमने बुलेट को ट्रिगर किया। ये बुलेट हमने यहाँ पे ट्रिगर किया। जब बुलेट इसमें से पेनिट्रेट करके दूसरी साइड निकलता है तो ये अपने प्रारंभिक वेग का 1/10 भाग खो चुका होता है। यानी इसका जो भी वेग है, मान लो इसका वेग u है, तो u में से 1/10 u मान जो है वेग का वो कम हो जाता है, यानी 1/10वां भाग उसका कम हो जाता है। तो u माइनस u/10, यानी अब इसका वेग कितना रह गया 9/10 u रह गया। तो u हमने अपनी तरफ से माना है, इतने सिर्फ का है 1/10वां भाग कम हो जाता है, रह नहीं जाता, कम हो जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में कहता है कि तो गोली को विराम अवस्था में लाने के लिए एक समान मोटाई की, यानी ये जो मोटाई है कितने बोर्डों की आवश्यकता होगी। यानी इसके आगे हम इस तरह से अगर बोर्ड रखते जाएं तो हर बार 1/10 मान कम होता जाएगा। तो ये टोटल कितने बोर्ड होने चाहिए ऐसे कि हमारी ये जो बुलेट है लास्ट में शून्य वेग, मतलब ये लास्ट में शून्य वेग हो जाए इसका। ठीक है, विराम अवस्था में आ जाए। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि ये ब्लॉक एक्चुअल में करता क्या है। ये ब्लॉक क्या करता है, ये ब्लॉक एक्चुअल में जब बुलेट इसके अंदर पेनिट्रेट करता है, इसके अंदर जाता है, तो ये ब्लॉक उसको रोकने का प्रयास करता है घर्षण के कारण, और ब्लॉक उस पर एक मंदन बल लगाता है विपरीत दिशा में, जिससे उसका वेग घटता है। तो उसका u वेग था, तो अब 9/10 u रह गया। तो पहले हम वो मंदन निकालते हैं, यानी वो ऋणात्मक त्वरण ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम गति की तीसरी समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गति की तीसरी समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो वो गति की तीसरी समीकरण क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग 9/10 u है, यानी यहाँ ना तो प्रारंभिक वेग 0 है ना अंतिम वेग 0 है। तो गति की ये समीकरणें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हम वो गति की 3 समीकरणें इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास में होती हैं। तो हम क्या करते हैं, गति की थर्ड इक्वेशन से, और वो क्या होती है v² बराबर u² प्लस 2as। तो अब अंतिम वेग कितना है हमारे पास 9/10 u है, इसका स्क्वायर लगा दिया। प्रारंभिक वेग क्या है u है, तो u² और 2as। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये 2as बराबर 9u/10 का स्क्वायर माइनस u², यानी u² को उठा के इधर ले गए। तो अब ये u² यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है 9 का स्क्वायर 9 निम 81, 10 का स्क्वायर 100, और उसमें से एक हमने ये घटा दिया। तो u² और यहाँ 100 लघुत्तम आ गया, 81 माइनस 100, तो u²। तो अब इसमें से 100 में से 81 लेस कर दिया, तो पीछे कितने बच गए 19, तो 19/100 ये आ गया माइनस में, तो 2as। तो हमारे को a चाहिए ना, त्वरण a, तो हमारे पास आ गया u² अपॉन 2s, और माइनस को यहाँ ले आए और 19/100। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया -19 u² 200s, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ माइनस चिन्ह क्या बताता है, ऋणात्मक चिन्ह जो है वो क्या बताता है, मंदन को बताता है, यानी हमारा जो बुलेट है उसका वेग लगातार घटता जाएगा, ये इसको बताता है। ठीक है, जब त्वरण के आगे माइनस चिन्ह आता है, ये हमने पहले भी स्टडी किया है कि इसका क्या मतलब होता है। अब माना गोली को विराम अवस्था में लाने के लिए, विराम अवस्था में लाने के लिए S मोटाई
एस मोटाई के कुल n संख्या में ब्लॉक समांतर लगाए जाते हैं। ठीक है, समांतर लगाए जाते हैं। तो हमने क्या करा, इस तरह से एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, ऐसे n संख्या में ब्लॉक। टोटल कितने ब्लॉक हो गए ये n। तो एक ब्लॉक की मोटाई कितनी है s, तो टोटल कितना होगा ns। तो जब हमने यहाँ बुलेट ट्रिगर किया था, तो जब बुलेट ट्रिगर किया था इसका वेग u है और यहाँ फाइनल वेग क्या होगा इसका 0। कितना विस्थापित होने पर ns विस्थापित। अब यहाँ पर हम वो गति की 6 समीकरणें लगा सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर n का मान निकालना है। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पर n का मान निकालना है। तो ये जो यहाँ पर हमने यहाँ पर ये जो अंतिम वेग है, क्योंकि बुलेट यहाँ पर अंत में क्या आ जाएगी, साम्यावस्था में आ जाएगी। बुलेट अंत में यहाँ पर क्या आ जाएगी, शून्य वेग पर आ जाएगी। तो अब इस मेथड का यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम गति की तीसरी समीकरण लगाते हैं। तो गति की तीसरी समीकरण लगाएंगे तो v² बराबर u² प्लस 2as, ये समीकरण हम लगा करके और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इस समीकरण को जब लगाएंगे तो देखो v अंतिम वेग वो तो 0 हो गया, प्रारंभिक वेग u है तो u² रहने प्लस 2, a का मान ऊपर कितना है 19, ये देखो ये रहा 19 u², 19 माइनस 19 u² बटे 200s, तो माइनस 19 u² बटे 200s ये मान हो गया। और s विस्थापन कितना है टोटल, ये ns है, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पर s से तो s कट गया। ठीक है, और आप बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे, ये माइनस चिन्ह है तो बाहर आ जाएगा। तो u² माइनस 200 से 2 कट गया, तो ये आ गया 19 u² n अपॉन 100 बराबर 0। तो ये आपका कितना बन गया, यहाँ पर ये आ गया आपका 19 n u² बटे 100 इक्वल्स u²। तो u² से u² कट हो गया, तो n इक्वल्स कितना आ गया 100/19। यानी आपको कितने ब्लॉक चाहिए, अगर आपको बुलेट को रोकना है तो आपको चाहिए 100/19। 100/19 को अगर मैं 100 को 19 से डिवाइड करता हूँ तो 19×5 तो 5 पॉइंट लगभग 2 ये आ जाएगा, यानी 5.2। तो 5.2 का तो कोई मतलब नहीं हुआ, यानी 5 ब्लॉक और फिर आगे 0.2। तो 0.2 की बजाय हम सीधा एक एक्स्ट्रा ब्लॉक लेके 6 ब्लॉक। तो टोटल कितने ब्लॉक चाहिए हमें 6। तो नंबर ऑफ ब्लॉक कितने चाहिए हमें 6 ब्लॉक लेकर के हम उस बुलेट को रोक सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि किसी रॉकेट को पृथ्वी के तल से विराम अवस्था से 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। यानी प्रक्षेपित करने का मतलब ये हो गया कि रॉकेट में क्या लगे हुए हैं, प्रोपेलर लगे हुए हैं, और वो प्रोपेलर क्या कर रहे हैं, रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी रॉकेट में इंजन लगा हुआ है, इंजन इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। अब वो इंजन जो है इसमें त्वरण उत्पन्न करता है 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। लेकिन आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 20 सेकंड होने के बाद, यानी 20 सेकंड बाद ईंधन समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब इंजन काम करना बंद कर देंगे और उसे जो त्वरण दिया है हमने ये 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ए से बी तक जब तक इंजन उसके काम करते हैं, ईंधन है उसमें, तब तक तो उसका त्वरण क्या है 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण को हमने नगण्य मान लिया, गुरुत्वीय त्वरण जी को हमने नगण्य मान लिया, क्योंकि यहाँ पर उसका इंजन जो है वो एक्टिव है, उसके कारण वो ऊपर की तरफ गतिशील है और उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा। परंतु बी पर जब वो पहुँचेगा और उसका इंजन काम करना बंद कर देगा तो उसका वेग यहाँ पर शून्य नहीं हो जाएगा, उसका वेग यहाँ पर अधिकतम होगा। और फिर बी से उसका जब इंजन काम करना बंद कर दिया तो वो मुक्त पथ पर गति करेगा और वो बी से सी तक गुरुत्वीय त्वरण के अधीन चलेगा। अब गुरुत्वीय त्वरण तो उसको नीचे की तरफ खींचेगा, तो उसका वेग जो होगा वो बी से जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे घटता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर उसका वेग क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसका वेग शून्य हो जाएगा, v बराबर 0। तो वो उसकी अधिकतम ऊंचाई होगी। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि वही अधिकतम ऊंचाई हमें पृथ्वी तल से पता करनी है। तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हम ए से लेकर बी तक की गति का अध्ययन करेंगे और फिर बी से लेकर सी तक की गति का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ए से बी तक
एक त्वरण नियत है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बी से सी तक जो त्वरण है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमारी जो समीकरणें होती हैं वो नियत त्वरण के अधीन होती हैं। तो चलो हम सबसे पहले ए से लेकर बी तक, तो पृथ्वी तल से ऊपर की ओर 20 सेकंड चलने पर रॉकेट का वेग निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे वेग, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग निकालना है, त्वरण नियत है। तो आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन में जब प्रारंभिक या अंतिम वेग में से कोई एक वेग 0 होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे में हम क्या करते हैं उसका, हम गति की जो 6 समीकरण है हमारी जो हमने अलग से निकाल रखी हैं उनमें से एक समीकरण यूज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर आप ध्यान से देखो कौन सी समीकरण काम देगी हमें, ये पहली समीकरण। क्यों देगी ये काम, क्योंकि v बराबर AT में हमें पता है a का मान कितना है 10, a का मान कितना है यहाँ पर 30, ठीक है, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ तक की गति का अध्ययन कर रहे हैं, a से लेकर b तक, तो यहाँ त्वरण 30 है, तो 30 गुना और समय कितना लगा इसे 20, तो ये कितना हो गया 600, तो 600 मीटर पर सेकंड, ये b पर इसका वेग आ गया। ये कहाँ है इसका b पर वेग है, तो b पर इसका वेग 600 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, a से लेकर b तक इसने जो विस्थापन लिया वो लिखना है, a से b तक रॉकेट का विस्थापन, a से b तक रॉकेट का विस्थापन। तो अब विस्थापन निकालना है अपने, तो विस्थापन में हम कौन सी समीकरण यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है तो हम ये 6 समीकरणों में से यूज़ कर सकते हैं। तो अब विस्थापन के लिए क्या लेते हैं, हम ये वाली समीकरण लेते हैं हम, क्योंकि हमें वेग दिया हुआ है, ठीक है, तो हम ये समीकरण इस्तेमाल कर लेते हैं। चाहे तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, समीकरण 5 इस्तेमाल करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब विस्थापन लेते हैं हम, मान लीजिए इसे H1 लिख देते हैं, तो हम इक्वेशन लिखते हैं पहले, तो कौन सी यूज़ करें, S बराबर हाफ AT²। इस इक्वेशन को यूज़ करें तो H1 हाइट मान लेते हैं हम A से B तक, हाफ त्वरण कितना है 30 और समय कितना है 20, तो 20 का हमने स्क्वायर कर दिया, तो H1 बराबर 15 इंटू 400, तो ये कितना हो गया 6000 मीटर हो गया, यानी 6 किलोमीटर हो गया। तो हमारे पास में ये आ गया कि जब तक उसका इंजन यानी उसका ईंधन उसके अंदर है और इंजन एक्टिव है तब तक वो पृथ्वी तल से 6 किलोमीटर ऊपर उठ चुका है। अब जैसे ही B पर उसका ईंधन खत्म होता है, अब वो क्या करता है, मुक्त पथ पर गति करता है और B से लेकर C तक वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के अधीन चलता है। तो अब B पर उसका वेग कितना है, B पर हमने उसका वेग निकाल रखा है, यहाँ पर B पर उसका वेग 600 मीटर है, ठीक है, और C पर उसका वेग कितना है 0 है। तो प्रारंभिक या अंतिम में से कोई एक वेग 0 हो तो हम गति की ये 6 समीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब B से C तक रॉकेट मुक्त पथ पर गति करता है, ठीक है। अतः रॉकेट का विस्थापन, अब कौन सी समीकरण यूज़ करेंगे, अभी हमें वेग दे रखा है, B पर हमें वेग दे रखा है, तो हम ये समीकरण इस्तेमाल करें, S बराबर v²/2a। तो हम ये ले लेते हैं S बराबर v²/2a, तो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब हाइट H2 मान ली हमने, B से C तक की हाइट कितनी ले ली, ये B से C तक हाइट कितनी ले ली, इसको हमने H2 ले लिया। तो मैं इसको ये लिख देता हूँ, ये हाइट H1 है और ये H2 है। तो अब H2 का कितना मान है वो देखते हैं हम। तो V का मान कितना था, यहाँ पर B बिंदु पर वेग कितना निकाला था हमने 600 निकाला था ना, 600, तो 600 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो ये कितना आ गया 600 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10। तो इसको सॉल्व कर लो, 600 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया 30, तो ये हो गया 18,000, तो ये हो गया 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर हो गया। अब देखिए आप 18 किलोमीटर यानी वो B से C तक अधिकतम ऊंचाई तक जाने में 18 किलोमीटर और तय कर लेता है। तो अब पृथ्वी तल
से रॉकेट की अधिकतम तय की गई ऊंचाई, तो वो कितना हो गया h बराबर h1 प्लस h2। तो टोटल कितना होगा, h1 कितना था 6 किलोमीटर था और h2 कितना है 18 किलोमीटर है, तो ये कितना हो गया 24 किलोमीटर। तो टोटल कितना हो गया 24 किलोमीटर। तो रॉकेट अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाता है, 24 किलोमीटर तक जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि कोई एयर बैलून है यानी गर्म हवा का बैलून है, वो ऊपर की तरफ गति कर रहा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। अब जब वो पृथ्वी तल से 39.2 मीटर हाइट पर होता है तो उस समय उसमें से किसी ऑब्जेक्ट यानी पिंड को नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है। तो जब उसको ड्रॉप किया जाता है तो पिंड धरातल तक पहुंचने में कुल कितना समय लेगा, यानी वो पिंड धरातल पर पहुंचने में कितना समय लेगा। तो मान लीजिए ये पृथ्वी तल है और हमारा बैलून जो है वो यहाँ इस जगह पर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ से हम किसी पिंड को रिलीज़ करते हैं, लेकिन अब आप देखिए क्योंकि बैलून ऊपर की तरफ किसी वेग से गतिशील है 9.8 से, तो हमारा जो पिंड है वो भी ऊपर की तरफ क्या होगा, उसका वेग 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, और ये धरातल से कितनी ऊंचाई है जो हमें दे रखी है, ये ऊंचाई हमें दे रखी है 39.2 मीटर। ये 39.2 मीटर हमें ऊंचाई धरातल से दे रखी है। और यहाँ पर हमें त्वरण क्या लेना है, त्वरण नीचे की तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम B से A की ओर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति की, अब गति की हम कौन सी समीकरण लगाएं, हम गति की जो 3 समीकरण हैं उनमें से एक समीकरण कोई एक लगा देते हैं। तो हमारे लिए कौन सी समीकरण कन्वीनियंट होगी, हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना क्या है, समय निकालना है। तो हमारे कौन सी समीकरण के अंदर ये जो दी गई राशियों से समय, तो गति की हम दूसरी समीकरण लगाते हैं, गति की सेकंड समीकरण से। तो सेकंड समीकरण क्या है, वो होती है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर s का मान कितना है, s का मान जो होगा यहाँ पर होगा 39.2 मीटर नीचे की तरफ। अच्छा, u का मान कितना है, प्रारंभिक वेग, क्योंकि पिंड उस बैलून में रखा हुआ है, बैलून ऊपर जा रहा है तो पिंड भी उसके साथ ऊपर जा रहा है। किस वेग से, 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से। अचानक उसे बैलून से अगर हम डिटैच करें, अलग करें, तो वो जो पिंड होगा वो सीधा नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि जब वो डिटैच होगा यानी अलग होगा, अलग होते समय उसका ऊपर की तरफ वेग 9.8 है। तो जैसे ही वो उस बैलून से अलग होगा वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर फिर उसका वेग जो है 0 होगा, फिर वो वापस नीचे आएगा। तो हम ऊपर तक जाकर के नीचे की तरफ गति का अध्ययन नहीं करके हम सीधा जहाँ हमने उसे छोड़ा है वहाँ से सीधा नीचे की तरफ गति का अध्ययन करें, तो हम उसका वेग क्या ले लेंगे, नीचे की तरफ। चूँकि वो ऊपर जा रहा है उसका नीचे की तरफ वेग माइनस में ले लेंगे। तो u बराबर हम क्या ले लेंगे, -9.8 मीटर पर सेकंड ले लेंगे, क्योंकि गति की तीनों समीकरणें जो होती हैं वो सदिश रूप में व्यक्त की जा सकती हैं। तो सदिश के आधार पर हमने ऊपर की तरफ जो गति है उसको जब नीचे की तरफ लेना है तो हमने उसको माइनस में ले लिया। तो u का मान ये आ गया। और हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, त्वरण दे रखा है। त्वरण नीचे की तरफ, पिंड नीचे की तरफ ले रहे हैं हम गति, तो हम नीचे की तरफ क्या लेंगे, उसको प्लस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। अब ये जब मान हम राशियों का मान समीकरण में रखेंगे ये तीनों, तो हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा 39.2 इक्वल्स प्रारंभिक वेग कितना है, -9.8 t प्लस हाफ, a का मान कितना है 9.8 और टी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो ये हो गया 39.2 माइनस 9.8 टी प्लस ये हो गया 4.9 टी स्क्वायर। तो ये आ गया 4.9 टी स्क्वायर
माइनस 9.8 टी माइनस 39.2 इक्वल्स 0, ये बन गया। अब देखो ये 4.9 से 9.8 सारा कट जाएगा, तो जब इसको काटेंगे तो 4.9 ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, टी स्क्वेयर माइनस 2t माइनस 8 इक्वल्स 0। अब हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर लेते हैं। तो इसका फैक्टर हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 4 और 2, 4t माइनस प्लस 2t, यही होगा, 8 इक्वल्स 0। देन टी स्क्वेयर में हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं t, तो t माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, t माइनस 4 और t माइनस 4 फिर कॉमन ले लिया, t प्लस 2 इक्वल्स 0। अब देखो t माइनस 4 इक्वल्स 0, तो t का मान क्या आ गया, 4 सेकेंड, या फिर t प्लस 2 इक्वल्स 0 और t का मान क्या आ गया, माइनस 2, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब t का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, t का मान 4 सेकेंड, यानी हमारा जो पिंड है वो धरातल पर कितने समय बाद गिरेगा, 4 सेकेंड बाद गिरेगा। अब अगर हम यहाँ एक चीज़ और निकालें कि जब पिंड धरातल पर गिरता है तो उसका वेग कितना होता है, तो धरातल पर टकराते समय पिंड का वेग, तो धरातल पर टकराते समय पिंड का वेग निकालना है। तो अब देखो यहाँ पर हमें गति की कौन सी समीकरण इस्तेमाल करेंगे, हम यहाँ गति की हम पहली समीकरण इस्तेमाल कर लेते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी, तो v बराबर u प्लस, तो u का मान रख देंगे हम, और त्वरण a जो है 9.8 है, टाइम 4 सेकेंड है, और इसको फिर हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके हमारे पास v कितना आ गया, 29.4 आ गया। तो इस तरह से जब पिंड धरातल से टकराएगा तो उसका वेग कितना होगा, 29.4 होगा। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक पिंड को धरातल से 40 मीटर ऊंचाई से छोड़ा जाता है और उसी समय एक अन्य पिंड को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यानी एक पिंड को हम ऊपर से छोड़ रहे हैं जो कि धरातल से 40 मीटर ऊंचा है, वहाँ से हमने उसे छोड़ा है, और दूसरे पिंड को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, तो ऊपर से जो पिंड नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे से जो पिंड ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों एक सरल रेखा में और दोनों किसी जगह जाके टकराएंगे। तो जब दोनों पिंड एक साथ चले हैं तो एक ही समय पर दोनों टकराएंगे, यानी कोई समय टी है, उस पर पिंड मान लो ये ऊपर वाला यहाँ तक पहुँचा और नीचे वाला यहाँ तक पहुँचा और दोनों टकरा गए। तो अब हमें क्या निकालना है, एक तो धरातल से ये ऊंचाई कितनी है और ये समय कितना है, ये निकालना है हमें। तो अब इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमने ये चित्र बना लिया। तो यहाँ पर है एक पिंड और एक अधिकतम ऊंचाई b पर है, और ये ऊंचाई जो है वो हमने 40 मीटर ली है। मान लिया कि धरातल से x मीटर ऊंचाई पर ये पिंड जो है इस पिंड से यहाँ आकर टकरा जाता है। यहाँ पर दोनों पिंड ये टकरा जाते हैं। यहाँ पर मैं इन दोनों को दिखा देता हूँ कि ये दोनों पिंड यहाँ टकरा गए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमने ये ऊंचाई मान ली धरातल से। अब हम क्या करेंगे, ये जो B से C तक है, ये B से C तक, यहाँ पर हम गति की दूसरी समीकरण लगाते हैं इस पिंड के लिए। तो ये पिंड यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो t समय लेता है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, गति की दूसरी समीकरण ले ली। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये विस्थापन कितना है, देखो अगर ये टोटल दूरी 40 मीटर है और इसमें से ये x लेस कर दिया तो फिर ये कितना बचा, ये कितना बचा 40 माइनस एक्स। तो विस्थापन 40 माइनस एक्स लिया। प्रारंभिक वेग कितना है, क्योंकि हमने इसे छोड़ा है तो प्रारंभिक वेग इसका 0 है। फिर हाफ, और गुरुत्वीय त्वरण कितना है नीचे की तरफ गुरुत्वीय त्वरण प्लस में होता है, इसलिए यहाँ पर क्या ले लिया हमने 9.8 प्लस में ले लिया, और समय t लगा ये ले लिया हमने। इसको इससे कट कर दिया 4.9 आ गया। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन 1 लिख के हमने इसे छोड़ दिया, यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं आया। अब हम दूसरा पिंड देखते हैं जो हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो जो पिंड हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से,
वो x दूरी तय करके और पहले वाले पिंड से टकराता है। तो इसके लिए हम गति की दूसरी समीकरण कैसे लगाएंगे? तो विस्थापन कितना हुआ इसका, a से लेकर c तक, x विस्थापन जो कि हमने माना है, और प्रारंभिक वेग किस वेग से फेंका इसे हमने, 20 मीटर पर सेकेंड। समय वही समय t है, जितना ऊपर वाले पिंड को नीचे आने में समय लगा, नीचे वाले को उतना ही ऊपर जाने में समय लगा, तो वो t हो गया। और हाफ, और अब देखो पिंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या लेंगे हम, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे ऊपर की तरफ, तो -9.8 ले लिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, ये बन गया। उसके बाद में अब हमने क्या किया, ये 4.9 टी स्क्वायर जो है इक्वेशन 1 में 4.9 टी स्क्वायर का वैल्यू कितना, 40 - x, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, 40 - x रख दिया। जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, x से x कैंसिल हो गया, ये देखो ये दोनों x कैंसिल हो गए, 20t 40 t = 2 सेकेंड आ गया। यानी 2 सेकेंड बाद, जस्ट 2 सेकेंड बाद दोनों पिंड जो है वो टकरा जाते हैं, लेकिन कितना ऊपर टकराते हैं वो चीज़ और हमें निकालना। तो t बराबर 2 सेकेंड में वो कितना ऊपर टकराते हैं वो और निकालना है। तो उसके लिए हम समीकरण 1 जो है हमारी इक्वेशन फर्स्ट जो है, इस इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ t का वैल्यू रख देंगे। t का वैल्यू कितना है, 2 सेकेंड। तो जब हम इसका t का वैल्यू 2 सेकेंड रख देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 20.4, यानी धरातल से 20.4 मीटर हाइट पर वो दोनों पिंड जो है वो टकराते हैं। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं हम। जो दूसरा पिंड जो हमने यहाँ से जो पिंड हमने स्वतंत्र छोड़ा है उसको भी अगर हम 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से नीचे की तरफ फेंकें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा फिर, लेकिन होगा इसी तरीके से। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें दिया हुआ है कि एक सीधी सड़क पर 17 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील कार पर अचानक ब्रेक लगाया जाता है। यानी कार गतिशील है और अचानक उस पर ब्रेक अप्लाई कर दिए। ब्रेक अप्लाई करते ही उस पर जो मंदन लगता है वो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। यानी अगर हम इसे त्वरण माने तो उसके आगे माइनस लगाएंगे। इसके कारण क्या होगा, कार की जो गति है या कार का जो वेग है वो लगातार घटता जाएगा और कार कुछ समय बाद विराम अवस्था में आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब कार पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो ब्रेक लगाने के जस्ट बाद 9वें सेकंड में कार का जो तय की गई दूरी है वो कितनी होगी। यानी कार जो है आगे की तरफ बढ़ती है और ब्रेक लगाने के 9वें सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। विस्थापन नहीं पूछा, तय की गई दूरी पूछी है। विस्थापन का सूत्र हमारे पास है, कैसे, ये जो चित्र है इस चित्र को अभी हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि nवें सेकंड में कण का विस्थापन, इसका गति की चौथी समीकरण इस्तेमाल करेंगे हम, और वो क्या होती है, Sn बराबर u प्लस a/2 2 1 -1, ये हम जानते हैं। तो nवें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी थी, यानी 9वें सेकंड में कण का विस्थापन, तो ये विस्थापन होता है, तय की गई दूरी नहीं होता। पहले तो ये ध्यान रखना है हमें। तो विस्थापन कितना आ गया, सॉल्व करेंगे जब वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रारंभिक वेग 17 है और त्वरण कितना है, यहाँ पर -2 रखेंगे तो -2/2, और यहाँ पर आपको पता ही ये मंदन है इसलिए हमने a का मान माइनस में रखा है, और 2 इंटू यहाँ पे हमने 9 सेकंड रख दिया और सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 0 आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कण 9वें सेकंड में कितना विस्थापित हुआ, 0। तो अगर 0 विस्थापित हुआ तो इसका मतलब क्या कण 9वें सेकंड में विराम अवस्था में ही है, नहीं, ऐसा नहीं है। 9वें सेकंड में कण के साथ क्या होता है कि कण 8 सेकंड, जैसे हम इस डायग्राम में देखते हैं यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा समझना है हमें कि कण 8 सेकंड पर यहाँ है, तो फिर 8 सेकंड पर यहाँ है तो उसका वेग लगातार घटते 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 और वो यहाँ पहुँचता है बिंदु C पर। मान लिया ये दूरी x है और यहाँ जाकर उसका वेग क्या हो गया, 0, और यहाँ वेग 0 होने के बाद फिर वो वापस लौटता है और वहीं पहुँच जाता है जहाँ पर वो 8 सेकंड पहले था, और इस पूरे प्रोसेस में वो 1 सेकंड और लेता है। तो ये 9वें सेकंड में उसने मोशन किया है, तो 9वें सेकंड में वही है जहाँ वो 8वें सेकंड में था। यानी 8वें सेकंड से 9वें सेकंड के बीच, यानी 8 सेकंड होने के बाद
जो अगला 1 सेकंड है यानी 9वें सेकंड में पिंड घूम कर वापस वहीं आ गया, तो उसका विस्थापन कितना हुआ? 0, क्योंकि उसकी स्थिति क्या वही की वही है बी पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि 9वें सेकंड में तय की गई दूरी। तो वो कैसे निकालेंगे हम? तो हम निकालेंगे कि पहले वो बी से सी तक कितनी दूरी तय करेगा और फिर वही दूरी वो वापस आने में तय करेगा। तो इस पूरी दूरी को तय करने में वो समय कितना लेगा? 1 सेकंड लेगा। तो अब जितना समय उसे जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि बी से सी तक माना कि ये दूरी x है, तो वो जो x दूरी वो तय करता है वो 0.5 सेकंड में तय करता है। ठीक है, तो 0.5 सेकंड में तय करता है। तो ये सारी स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी हैं, तो उसमें मैंने यही लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो अब फाइनली हम यहाँ आते हैं कि बी से सी तक और फिर वापस बी तक आने में ये भी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि बी से सी तक जाता है तो 0.5 सेकंड लेता है और सी से वापस लौट के बी पे आता है तो 0.5 सेकंड लेता है। तो हम ये 0.5 सेकंड में जब वो बी से सी तक जाता है तो उस गति का अध्ययन करते हैं। तो उसके लिए हम विस्थापन निकालते हैं। तो बी से सी तक के लिए विस्थापन निकालते हो, एस बराबर क्या होगा? हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने वहाँ गति की 6 समीकरण है ना, उन्हीं में से ये समीकरण लिए, क्योंकि जब वो 8 सेकंड पे चलता है और चलकर थोड़ा सा आगे जाता है तो वो विराम अवस्था में आता है, तो उस अवस्था के लिए ये। तो प्रारंभिक और अंतिम वेग में से अंतिम वेग 0 है, इसलिए ये समीकरण यूज़ किए। तो यहाँ पर हमने क्या रखा? एस विस्थापन x रख दिया, यानी तय की गई दूरी x होगी और त्वरण का मान 2 रख दिया। अब देखो इसमें हमने माइनस नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि वो 6 समीकरण जब हम लेते हैं तो उसमें हम चाहे मंदन हो चाहे त्वरण हो उसका मान जो होता है वो प्लस में ही लेते हैं। और समय कितना है? 0.5 सेकंड। तो ये हमने तय की गई दूरी निकाल लिया 0.25 मीटर। तो इसका मतलब इस डायग्राम के अंदर बी से सी तक ये कितनी दूरी है? 0.5। तो वो 0.5 मिनट में 0.5 सेकंड में 0.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, जो कि हमने यहाँ पर देखा। तो टी का मान कितना हो गया? 0.5। तो ये जब सॉल्व करेंगे ना 0.25 आएगा, x इक्वल्स 0.25, यानी ये जो डिस्टेंस है एक्चुअल में 0.25 है। तो 0.25 गया, 0.25 वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 9वें सेकंड में? तो वो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? वो 0.5 हो गया। तो यहाँ पर वो 0.5 सेकंड के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 0.25। तो 0.25 जाके 0.25 जब वापस आता है तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने 9वें सेकंड में? 0.5 मीटर। अब ये कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर अपने को 4 ऑप्शन दिए हुए हों और 4 ऑप्शन में एक 0 दिया हो तो हम 9वें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी में 0 आंसर लगा देंगे, जबकि ये विस्थापन है। तय की गई दूरी जो है वो कितनी होगी? वो 0.5 मीटर होगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसे ध्यान से देखना है आपने, ठीक है।